So welcome everyone again in the new video of physics क्लास 8 फ्रिक्शन। तो आज हम बात करेंगे कि फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है वो हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, और फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है वो एक्चुअली किस ऑब्जेक्ट्स पर वर्क करता है और कैसे ऑब्जेक्ट्स पर वो थोड़ा लेस वर्क करता है, मीन्स थोड़ा कम वर्क करता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फ्लूइड फ्रिक्शन, डेफिनेशन जानेंगे अभी। फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोलते हैं और कभी कभी हम इसे ड्रैग भी बोलते हैं। ओके, सो द फ्रिक्शनल फोर्स or the friction exerted by a fluid is called drag। तो जो फ्रिक्शन ड्रैग एक्सर्ट करता है, सॉरी, जो फ्रिक्शन फ्लूइड एक्सर्ट करता है उसे हम ड्रैग कहते हैं। फ्लूइड मतलब जो सब्सटेंस या फिर मैटर फ्लो कर पाता है। तो फ्लो करने वाले मैटर्स कौन से हैं? लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ओके, सो अगर कभी भी आपको फ्लूइड बताया जाए कि फ्लूइड क्या होता है और कौन से सब्सटेंसेस फ्लूइड होते हैं या फिर फ्लूइड्स होते हैं, तो आपका आंसर होगा लिक्विड और गैस। तो इसीलिए आपके जानकारी के लिए मैं साइड में इसको लिख के देता हूँ कि डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड्स, दो सब्सटेंसेस which are able to flow, which are able to flow easily are called fluids। एग्जाम्पल में भी लिख देता हूँ। एग्जाम्पल है एयर और वाटर, मतलब लिक्विड और गैस। ओके, तो ये है फ्लूइड। अभी हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट हवा या फिर पानी में मूव करता है उसमें भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिसे हम कहते हैं ड्रैग या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि इस फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करें। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ग्राउंड में फ्रिक्शन जो है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? कि पाउडर देकर। कैसे? कैरम बोर्ड में पाउडर का यूज़ करके हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि लूब्रिकेंट्स। ओके, लूब्रिकेंट्स का यूज़ करके हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, बट द क्वेश्चन इज कि फ्लूइड्स में ड्रैग को रिड्यूस कैसे करें। तो इसके लिए एक स्पेशल तरीके का शेप बनाया गया है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप। ओके, सो द स्पेशल shape of a body around which a fluid can flow past easily is called streamlined shape। अभी स्ट्रीमलाइंड शेप जो है वो दिखने में कैसा है? अगर आपने बर्ड्स या फिर एरोप्लेन या फिर
कुछ फास्ट कार फास्ट मूविंग कार्स को देखा है, उनके बॉडी शेप को देखा है, मतलब उनका जो फ्रेमवर्क है। तो बर्ड, एरोप्लेन, उनके जो बॉडी का जो शेप होता है वो थोड़ा दूसरे ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे? स्ट्रीमलाइन शेप मतलब द फ्रंट एंड द बैक विल बी पॉइंटेड। ओके, पॉइंटेड भी बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो कि नैरो है। ओके, दिस इज द फ्रंट एंड एंड दिस इज द बैक एंड, और बीच में से ब्रॉड। तो इसी शेप को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। मतलब फ्रंट एंड में भी थोड़ा सा पॉइंटी होगा और बैक एंड में भी पॉइंटी होगा और बीच में एकदम मोटा होगा वो बॉडी। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सरफेस एरिया कम है। ओके, सरफेस एरिया कम है तो क्या होगा? सरफेस एरिया कम होगा तो मैंने क्या बोला था, एयर रेजिस्टेंस या फिर ड्रैग क्या होगा, कम एक्सर्ट होगा उस बॉडी पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम अगर पॉइंटी कर देते हैं तो उसका सरफेस एरिया क्या बन जाता है, इतना छोटा सा। तो इतने छोटे से सरफेस एरिया में क्या होगा, छोटा सा या फिर कम ड्रैग लगेगा। सिमिलरली इस वाले एंड में भी अगर पॉइंट ही हो या फिर पॉइंट ऑलमोस्ट पॉइंट ही हो तो सरफेस एरिया कम है, तो सरफेस एरिया कम हुआ तो क्या हुआ, एयर रेजिस्टेंस भी कम हुआ। और बीच में ब्रॉड हुआ तो कोई बात नहीं है। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप। सो इसका डेफिनेशन आपको लिखना है, आई मीन डेफिनेशन नहीं, कि बॉडी का शेप कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। द बॉडी इज नैरो एट द टू एंड्स and broad in the middle. ओके, तो ये होता है स्ट्रीमलाइन शेप। ए बॉडी हैविंग streamlined shape faces the minimum resistance while moving to air or water। तो जो एयर ड्रैग होता है वो स्ट्रीमलाइन शेप वाले बॉडीज में कम एक्सर्ट होता है, बिकॉज मैंने क्या बोला था, सरफेस एरिया कम है, इसीलिए फ्रिक्शन भी कम होता है ऐसे बॉडीज़ में। ओके, इसलिए बॉडी क्या कर सकता है, फास्ट मूव कर सकता है एज कॉम्पेरेटिवली टू अदर ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद हम बात करेंगे मेथड्स के बारे में। कैसे मेथड्स, क्या मेथड्स? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के कुछ मेथड्स और फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के भी मेथड्स हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्यों स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ओके, एंड एट द लास्ट we will talk about the streamlined shape of body again. So let's continue. तो अभी हम बात करेंगे कि रिड्यूस कैसे करें फ्रिक्शन को। कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो पहला, पॉलिशिंग। polishing a rough surface
smoothens it and reduces friction। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पॉलिश करें, पॉलिश मतलब घिसते हैं, घिसते रहते हैं, तो वो स्मूथ होता जाता है और फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कि मिरर, मिरर एक एग्जाम्पल है हाईली पॉलिश्ड मेटल का। ओके, जो मिरर होते हैं वो हाईली पॉलिश्ड मेटल होते हैं और जिसके पीछे में सिल्वर कोटिंग होता है ताकि लाइट रिफ्लेक्ट हो सके। ओके, तो शाइनीनेस कैसे आता है? शाइनीनेस आता है मिरर के पॉलिशिंग की वजह से शाइनी आता है। और रिफ्लेक्शन कैसे आता है? पीछे के सिल्वर कोटिंग के लिए। ओके, तो किसी भी मेटल को, किसी भी रफ सरफेस को, मेटल नहीं बोलूँगा, किसी भी रफ सरफेस को अगर हम घिसते रहते हैं, पॉलिश करते रहते हैं, वो स्मूथ होता जाता है और अंत में क्या होगा? फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो ये है एक मेथड, क्या करने के लिए? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। सेकंड, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड, फ्रिक्शन कैन बी reduced by applying lubricants। ठीक है, लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करके भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। लुब्रिकेंट्स टू दी रबिंग सरफेसेस, जो सरफेस में के बीचों में, जो सरफेसेस के बीचों में रब होता है, रबिंग का एक्शन होता है, उनको, उनमें अगर हम लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं तो वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। इसके बाद आपको तो पता है कि लुब्रिकेंट्स इसे कहा जाता है, जो सब्सटेंसेस फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं उसे हम लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। जैसे कि ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, ग्राफाइट हो गया, पाउडर हो गया। पाउडर है एक ड्राई लुब्रिकेंट। ओके, ये याद रखना है। अप्लाइंग ऑफ लुब्रिकेंट्स टू अ मशीन इज कॉल्ड लुब्रिकेशन। सो जब भी हम किसी मशीन में लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, उस प्रोसेस को हम लुब्रिकेशन बोलते हैं। ओके, अभी मैंने जो भी बोला कि पॉलिशिंग ए रफ सरफेस स्मूथन्स इट, तो देखो पॉलिश जो होता है उसमें भी क्या होता है? फ्रिक्शन वर्क करता होगा ऑब्वियसली। ओके, जो फ्रिक्शन, ये मान लीजिए ये पॉलिशिंग का जो सब्सटेंस है और ये है वो रफ सरफेस, तो इस पॉलिशिंग सरफेस और रफ सरफेस में भी तो फ्रिक्शन वर्क करेगा ना। करते करते क्या होगा? सरफेस स्मूथ हो जाएगा। तो हाउ इंटरेस्टिंग कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन का ही इस्तेमाल कर रहा, मतलब किया जा रहा है। ठीक है, तो इन पॉलिशिंग वी आर यूजिंग दैट फ्रिक्शन टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ओके, तो फ्रिक्शन, आपको पता है फ्रिक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए सरफेस जो होता है वो स्मूथ होता जाता है बिकॉज हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, एंड नाउ थर्ड is third method, it can be it can be reduced by using rollers and wheels to move objects। Big suitcases are provided with small wheels, and automobiles are provided with wheels to reduce friction so that they can be moved easily।
तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का और दूसरा तरीका है कि या तो हम रोलर्स का यूज़ कर सकते हैं या तो व्हील्स का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को मूव करवा सके। तो जैसे जैसे हमने पता है कि लगेज सूटकेसेस में आपको छोटे छोटे व्हील्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ऑटोमोबाइल जैसे कि बाइक हो गए, व्हीकल, कार, ट्रक एट्सेट्रा, उनमें भी व्हील्स होते हैं, जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, सो दैट दे कैन बी मूव्ड इजीली। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा कम फ्रिक्शन किस में होता है, रोलिंग फ्रिक्शन में, ओके। और आपको पता है कि व्हील्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रोल करते हैं, जस्ट लाइक रोलर्स। रोलर्स भी रोल करते हैं, ओके। और रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम फ्रिक्शन होता है, मोस्ट नहीं, लीस्ट फ्रिक्शन, लीस्ट फ्रिक्शन, ओके। तो इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके यहाँ पर कार्स, ऑटोमोबाइल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा चीज़ों को मूव किया जाता है, बिकॉज उन्हें पता है कि रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन का अमाउंट या फिर पावर कम होता है, ओके। तो ये था थर्ड मेथड। नाउ फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड है कि बाय स्ट्रीमलाइनिंग। स्ट्रीमलाइनिंग मतलब क्या, कि बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप देकर भी हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को। लेकिन कौन सा वाला फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, ये मेंशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ लिख दिया टू रिड्यूस फ्रिक्शन, देन आपका मार्क्स कट होगा, बिकॉज फ्रिक्शन को हम स्ट्रीमलाइन शेप से रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। हमें स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा कि हमें फ्लूइड फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज ग्राउंड फ्रिक्शन को हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी से, ओके। Now, fifth point is friction can be reduced, or it can be reduced by using ball bearing. Between the moving parts of machines. The ball bearing reduces friction by converting sliding friction into rolling friction. तो फ्रिक्शन को हम और एक तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे, बॉल बियरिंग का यूज़ करके। कहाँ पर, मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। मशीन्स के बीच में जो मूविंग पार्ट है, मतलब जो पार्ट मूव करता है मशीन्स में, उनमें अगर हम बॉल बियरिंग का यूज़ करते हैं तो हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि जो बॉल बियरिंग होते हैं ना, वो रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। कैसे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करके। दिस इज द बॉल बियरिंग। तो इसमें जो बॉल है वो स्लाइड कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ मोमेंट के बाद दे कन्वर्ट देयर स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, बिकॉज बॉल घूमना स्टार्ट कर देते हैं और ये वाला जो पार्ट होता है वो फिक्स्ड रहता है। दिस पार्ट रिमेन्स फिक्स्ड, इसीलिए वो लोग रोल हो पाते हैं, ओके। So these are the methods of reducing friction. Now what are the methods of increasing it? So ball bearing is a hollow circular device containing a small metal balls containing small metal balls which is fitted around the moving part of a machine.
and a ball bearing is introduced between the two surfaces which have to rotate over each other. So abhi we will discuss about the methods of increasing friction. Friction को कैसे increase करें? So grooves are made in the soles of shoes to increase friction and prevent slipping. तो जूतों के जो सोल्स होते हैं मतलब नीचे वाला जो पार्ट होता है उसमें ग्रूव्स मतलब ऐसे रफ सरफेस, यू कैन से लाइक दिस, ऐसा होता है, ठीक है, बनाया जाता है ग्रूव्स। इससे क्या होता है कि फ्रिक्शन इंक्रीज होता है बिकॉज इंटरलॉकिंग जो होता है वो अच्छा हो जाता है लाइक दिस। तो इसीलिए हम गिरने से मतलब स्लिप होने से बच जाते हैं। तो इट प्रिवेंट्स स्लिपिंग एंड increases the friction. So this is one method of increasing friction. Second, टायर्स जो हैं टायर्स में डिज़ाइन ऐसे बने होते हैं या फिर पैटर्न्स होते हैं जिनमें ग्रूव्स होता है ऑन द सरफेस टू इंक्रीज फ्रिक्शन। तो ग्रूव्स एक्चुअली यू कैन से कि जो जूता वाला जो होता है लाइक दिस इज द जूता एंड दिस इज़ लाइक दिस कि कुछ ऐसे डिज़ाइंस होते हैं जूते के नीचे। अभी बाटा है तो बाटा का साइन लिखा होगा ऐसे, फिर ऐसा होता है मतलब यू कैन से गड्ढे जैसा होता है, गड्ढे जैसा, इसे बोलते हैं ग्रूव्स। और हिल्स मतलब पहाड़ जैसा ऐसे। सो ग्रूव्स मतलब गड्ढे जैसा जिसमें क्या होता है फ्रिक्शन इंक्रीज होता है बिकॉज इंटरलॉक होता है। वैसे ही टायर्स में भी आप अगर आपको देखने को मिलेगा टायर्स में ऐसे ऐसे कुछ डिज़ाइंस होते हैं, ओके, गड्ढे जैसा ऐसे ऐसे। तो उसमें भी क्या होता है ऐसे पैटर्न्स या फिर डिज़ाइंस बनाए जाते हैं जिससे सरफेस के बीच ग्राउंड और टायर के सरफेस में जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाए और रोड जो है रोड में जो है टायर स्लिप ना हो, स्पेशली वेट रोड में मतलब बारिश के दिनों में स्लिप ना हो, इसीलिए ग्रूव्स बनाया जाता है। थर्ड इज spikes are provided in the soles of shoes used by players and athletes to increase friction so that they can get a firm grip on the ground. तो spikes मैंने बोला था spikes यूज़ किया जाता है जूतों के नीचे सोल वाले पार्ट पर। प्लेयर्स, फुटबॉलर्स, क्रिकेटर्स, एथलीट्स यूज करते हैं ताकि इंक्रीज कर सके किसको, फ्रिक्शन को। और फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया तो उनको बेटर ग्रिप मिलेगा, एक बढ़िया सा ग्रिप मिलेगा ग्राउंड के साथ और वो नहीं गिरेंगे। नाउ फोर्थ इज जिमनास्ट्स अप्लाई a coarse substance on their hands to improve their grip. तो इफ़ यू हैव सीन कि एक वाइट कलर का एक सब्सटेंस होता है पाउडर जैसा, चॉक जैसा, लाइमस्टोन जैसा, तो वैसा सब्सटेंस वो अपने हाथों में अप्लाई करते हैं, रब करते हैं। रब करने के बाद ये उनके हाथों में जो ग्रिप होता है हाथों के ग्रिप को ये इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे सैंड और ग्रेवल। अगर आपने माइनक्राफ्ट खेला होगा तो आपको पता है कि सैंड और ग्रेवल दिखने में कैसे होते हैं, दोनों सेम टाइप ही होते हैं। तो उनको छिड़का जाता है कहाँ पर, ग्राउंड पर, स्लीपरी ग्राउंड पर एक्सपेशली, ठीक है। इससे क्या होता है कि बारिश के सीज़न में मतलब जो ग्राउंड होता है वो स्लीपरी नहीं होता, मतलब फ्रिक्शन जो है बराबर रहता है, जैसे समर सीज़न में था वैसे ही रेनी सीज़न में बराबर रहता है सैंड और ग्रेवल की वजह से। क्योंकि सैंड और ग्रेवल से इंटरलॉक जो मतलब इरेगुलरिटीज़ बढ़ा देता है और इससे क्या होता है फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। नाउ मशीन बेल्ट्स जो होते हैं उनमें जो कि एक स्पेशल तरीके के मटेरियल से बने होते हैं ताकि फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा सके और जो मशीन के जो व्हील्स हैं उनको ये प्रॉपरली घुमा सके। लाइक दिस इज़ वन मशीन, वेट, दिस इज़ वन मशीन लाइक दिस, एक ऐसा मशीन, फिर ऐसे बेल्ट तरीके से बेल्ट की तरह कुछ ऐसा होता है जो इसके ऐसे होता है। फिर यहाँ से एक छोटा सा मशीन पे ऐसे लगा हुआ होता है, फिर ये बेल्ट जो होता है इस डायरेक्शन में घूमता है, ऐसे करके रोटेट करता रहता है।
और ये बेल्ट जो है रबर का हो सकता है. आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज़ यूज टू मेक दिस टाइप ऑफ बेल्ट, मशीन बेल्ट. लेकिन इससे क्या होता है कि मतलब फ्रिक्शन को बराबर रखने के लिए इनको ऐसे स्पेशल तरीके से बनाया जाता है, स्पेशल मटेरियल्स का यूज़ करके बनाया जाता है, जिससे कि मशीन और इनके बीच में जो ग्रिप है एकदम टाइट ग्रिप हो, एकदम फर्म ग्रिप बने रहे. ओके, सो दिस आर द मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का मेथड है ये. फिर एरोप्लेन्स और जो रॉकेट्स और जो कार्स बसेस होते हैं उनका एक स्ट्रीम लाइन शेप होता है ताकि वो एयर फ्रिक्शन को मतलब एयर ड्रैग को रिड्यूस कर सके. और ये एक्चुअली होम मेड है, सॉरी होम मेड नहीं, मैन मेड है. मैन मतलब लोगों ने, इंसानों ने ऐसा बनाया है, ये नेचुरली ऐसा नहीं है. अगर आपको नेचुरल की बात करते हैं तो डॉल्फिन्स, फिश और बर्ड्स जो है वो नेचुरली उनका स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है. ठीक है, वो लोग खुद से अपना स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं बना सकते. वो मतलब ये फ्रॉम बर्थ यू कैन से उनका एक इनबिल्ट फीचर है ये कि जन्म से ही उनका स्ट्रीमलाइन शेप बॉडी होता है, जिससे कि वो इजीली हवा में उड़ पाते हैं. ओके, और जो बसेस होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, उनको ह्यूमंस डिज़ाइन ही ऐसे करते हैं कि उनका बॉडी का जो शेप हो वो स्ट्रीमलाइंड हो. ओके, इसके बाद ये जो हम ड्रैग बोल रहे थे कि ड्रैग ड्रैग ड्रैग, ये एक्चुअली किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. तो जो ड्रैग है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. पहला फैक्टर है कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है अगर ज़्यादा होता है तो उस पर लगने वाला ड्रैग भी ज़्यादा होगा. ओके, मान लीजिए एक एरोप्लेन जो है उसका स्पीड जो है वो हवा मतलब आसमान से गुजर रहा है एक, बिकॉज एरोप्लेन मूव्स थ्रू द स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर, आई फॉरगॉट, ऐसे कुछ होगा, स्ट्रेटोस्फेयर ही होगा. तो उस लेयर से गुजरता है, उस लेयर में कौन होता है, एयर होता है. तो एयर से गुजरने के वक्त उसका स्पीड लगभग बहुत ज़्यादा होता है. तो अगर उसका स्पीड और भी ज़्यादा हो जाता है तो उसमें जो लगने वाला ड्रैग भी ज़्यादा हो जाता है, एंड इट इज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड. ओके, तो अगर आप हवा में कुछ भी एक व्हीकल चला रहे हो, मे बी इट इज़ एरोप्लेन, मे बी इट इज़ रॉकेट, तो अगर आप सोच रहे हो कि आप जल्दी अपना स्पीड बढ़ाकर, अपना वेलोसिटी को बढ़ाकर आप जल्दी पहुंच जाओगे अपने डेस्टिनेशन में, तो आप गलत हो. कि आपका स्पीड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ड्रैग आपको रोकेगा. ओके, सो आपको स्पीड बढ़ाकर भी कोई फ़ायदा नहीं है. तो ये था पहला फैक्टर. सेकंड फैक्टर इज शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसा होता है कि अगर आपका बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन शेप का है तो उसमें लेस ड्रैग होगा. लेस ड्रैग मतलब उस बॉडी पर लेस ड्रैग अप्लाई होगा या फिर एक्सर्ट होगा. ठीक है, और अगर आपका बॉडी का शेप नॉर्मल है तो उसमें ज़्यादा ड्रैग अप्लाई होगा, सॉरी अप्लाई नहीं, एक्सर्ट होगा. थर्ड इज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का साइज भी मैटर करता है. अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है तो ज़्यादा ड्रैग उस पर लगेगा. क्यों भाई? बिकॉज सरफेस एरिया की वजह से. मैंने बोला था कि फेदर में सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसीलिए ड्रैग भी क्या हुआ, ज़्यादा हुआ. सरफेस एरिया कम हुआ इसलिए ड्रैग भी कम हुआ. जैसे स्ट्रीमलाइन शेप में ऐसा शेप होता है. ओके, तो ये सरफेस एरिया इसका कम है इसलिए ड्रैग भी क्या हुआ, कम. लेकिन अगर ऐसा ऑब्जेक्ट हुआ तो उसका सरफेस एरिया है ज़्यादा, तो ड्रैग भी क्या होगा, उस पर ज़्यादा लगेगा. ओके, सो ये था थर्ड रीज़न. फोर्थ इज नेचर और विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, सॉरी फ्लूइड. विस्कोसिटी मतलब थिकनेस. ओके, थिकनेस, घना. ओके, अगर फ्लूइड घना होता है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस पर ड्रैग भी ज़्यादा लगेगा. मान लीजिए कि आप एक बाथ टब में हो. ओके, बाथ टब जिसमें हनी डाला गया है. ओके, हनी डाला गया है. सो द मेन पर्पस कि आपका जो बाथ टब है वो बहुत लंबा है, and you have to start swimming from this point to this point, and the bathtub
और यू कैन से स्विमिंग पूल इज फुल ऑफ हनी. हनी मीन्स शहद. फिर दूसरा है कि सेम बाथ टब है या फिर स्विमिंग पूल बोल सकते हो, लेकिन अभी हनी के जगह पर है वाटर, H2O. तो अभी आपको मैं क्वेश्चन करता हूँ कि किस में स्विम करने से आप जल्दी पहुँचोगे बी पॉइंट में. ए पॉइंट से स्टार्ट करके बी पॉइंट में जाने के लिए सबसे कम टाइम किस में लगेगा. सो इन माय ओपिनियन, और आपका ओपिनियन थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन मेरा जो आंसर है या फिर मेरा ओपिनियन है वो है वाटर में आपको मतलब आप जल्दी पहुंच जाओगे. क्यों भाई? बिकॉज वाटर में जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम है, लेकिन हनी में ये ज़्यादा है. तो केमिस्ट्री के एक चैप्टर में, क्लास 9 के एक चैप्टर में, चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग में आपको पढ़ने को मिलेगा क्लास 9 में कि जब भी पार्टिकल्स का जो शक्ति होता है एक दूसरे को खींच के रखने का, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अगर ज़्यादा होता है तो दूसरे पार्टिकल उनके मतलब पास से गुजरने में उनको प्रॉब्लम होता है. टू पास थ्रू डैम, टू पेनिट्रेट डैम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. ओके, अगर आपको मान लीजिए कि एक भीड़ भाड़ जगह पर आपको बोला जाए कि आपको चल कर पार करना है उस जगह को, तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात होगा कि आपको बहुत टाइम लगेगा. सिंपल सी बात है. लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आपको एक हल्का लिटिल क्राउड है जगह, उससे आपको पास थ्रू होना है, तो आपको जो टाइम है उसको बहुत मतलब आपको टाइम बहुत कम लगेगा. लेकिन आप एक भीड़ भाड़ जगह से अगर आप जाओगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा. वैसे ही इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी ऐसा ही होता है. ठीक है, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा मतलब क्या कि दूसरे पार्टिकल्स मतलब ए पार्टिकल और ए पार्टिकल के बीच में इतना शक्ति होता है कि दोनों एक दूसरे को खींचते हैं. ओके, तो खींचते रहते हैं, तो अगर आप एंटर करने चाहोगे तो एंटर नहीं कर पाओगे, बिकॉज उन दोनों ने अपने आप मतलब उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि हनी में है. लेकिन वाटर में बहुत कम है, थोड़ा कम है, ज़्यादा कम नहीं, थोड़ा कम है. इसलिए आप थोड़ा सा आपको कम टाइम लगेगा पास थ्रू होने के लिए. ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी अगर फ्लूइड का विस्कोसिटी मतलब थिकनेस ज़्यादा है, थिकनेस ज़्यादा मतलब क्या? पार्टिकल्स ज़्यादा है. पार्टिकल्स ज़्यादा है मतलब क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा होगा. ओके, तो इसमें से अगर आपको पास थ्रू होना है तो उसमें मतलब अगर आपको पास थ्रू हो रहे हैं आप, तो उस आप पर जो ड्रैग लगेगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा. अगर आपके फ्लूइड, आप जिस फ्लूइड से पास थ्रू हो रहे हैं उसका थिकनेस अगर ज़्यादा हो तो. ओके, तो ये था 4 factors which depends on which the magnitude of drag depends. Now the last question of this video and also of this chapter, and then we will end up our discussion. So जो मैंने बोला था कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों ज़्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्यों कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से. हमें क्या पता है स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जो मैक्सिमम फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है कहाँ पर? जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब एक ऑब्जेक्ट बस स्टैंड मतलब दिखावा करना. ठीक है, आई जस्ट स्टैंड टू मूव, मतलब मैंने सिर्फ दिखावा किया है कि मैं मूव करने वाला हूँ, लेकिन मैंने मूव किया नहीं है. ओके, दिखावा करने को हम बोलते हैं टेंड. ओके, आपको लगेगा कि भाई अरे आप तो मूव करने वाले हो, या फिर बोल सकते हो कि जैसे कि क्रिकेट में मैनकेड जो है होता है, आपने देखा होगा कि बॉलर बॉलिंग मतलब एक्शन कंप्लीट करने से पहले ही स्टंप में बॉल को हिट कर देता है और रनर आउट हो जाता है. रनर नहीं, सॉरी, नॉन स्ट्राइकर एंड में जो होता है नॉन स्ट्राइकर. ठीक है, मतलब नॉन स्ट्राइकर को लग रहा है कि वो बॉलिंग करने जाएगा. ठीक है, लेकिन बॉलर ने दिखावा किया कि वो बॉलिंग करने जा रहा है, लेकिन उसने क्या किया? मैनकेड किया. वैसे ही यहाँ पर टेंड मतलब भी दिखावा करना होता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है, जब एक ऑब्जेक्ट बस दिखावा करता है कि वो स्लिप कर रहा है या फिर मूव कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक मतलब रेस्ट. और एक ऐसा इसे हम बोल सकते हैं, एक स्टार्टिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हो.
ओके, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टार्टिंग फ्रिक्शन बिकॉज एन ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड्स टू स्टार्ट मूविंग। मतलब ये दिखावा करता है कि वो मूव करने वाला होता है, लेकिन एक्चुअली वो मूव करता नहीं है, इसलिए इसे बोलते हैं हम स्टार्टिंग फ्रिक्शन भी। एंड इट डजेंट एक्चुअली मूव, देखा, इट डजेंट एक्चुअली मूव एंड द ऑब्जेक्ट रिमेन्स स्टैटिक इन इट्स केस। स्टैटिक मतलब रेस्ट में रहता है, मतलब मूव नहीं करता। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को पता ही है। तो जब एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव करना स्टार्ट कर देता है या फिर स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, तो जो इरेगुलरिटीज़ होता है सरफेस में, उनको एनफ टाइम नहीं मिलता लॉक करने के लिए इरेगुलरिटीज़ को जो दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस में होता है। And it has been found that the force required to keep the object sliding once it has already started sliding is less than the static friction, and in sliding the time given for interlocking is very small, hence interlocking is not strong. Therefore less force is required to overcome the interlocking. Because of this reason sliding friction is less than static friction. तो इसमें ये समझाया गया है कि देखो जो ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं कर रहा है, मानो ये भी रेस्ट पर है, तो इसमें क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स यू विल गिव। ओके, मान लीजिए आपने 5 न्यूटन फोर्स दिया, फ्रिक्शन ने 5 न्यूटन फोर्स को अपोज कर लिया। आपने 50 न्यूटन फोर्स दिया, 50 न्यूटन को भी इसने अपोज कर लिया। ठीक है, क्यों अपोज कर पा रहा है, रीज़न क्या है इसको अपोज कर पाने का, कैसे रोक पा रहा है, बिकॉज ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट्स के इरेगुलरिटीज़ और ग्राउंड के इरेगुलरिटीज़ से अभी एकदम पूरी तरीके से लॉक है, एकदम अच्छा, मतलब यू कैन से स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग वाला क्या है, जोर है, ताकत है दोनों के बीच में, जिससे कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मूव नहीं कर पा रहा, जितना भी फोर्स दे रहे हो आप। आफ्टर सम पॉइंट ये मूव करेगा, लेकिन ये बहुत अमाउंट मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ये सह लेता है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, जब एक ऑब्जेक्ट स्टैटिक पोजीशन में रहता है। लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो अब मुझे बताओ कि क्या अब ये इरेगुलरिटीज़ और ग्राउंड के बीच में जो इरेगुलरिटीज़ और सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज़, क्या ये एक्चुअली अच्छे से लॉक हो पाएंगे? तो आप बोलोगे कि नहीं, क्यों? बिकॉज लॉक होने से पहले ही क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव हो जा रहा है। मतलब वो ऐसे लॉक करना चाह रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट हो रहा है ऐसे मूव हो जा रहा है ना, तो उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है लॉक करने के लिए। तो अगर टाइम ही नहीं मिल रहा है लॉक करने के लिए, तो क्या फ्रिक्शन ज़्यादा हो पाएगा, क्या फ्रिक्शन का पावर ज़्यादा हो पाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर? तो आप बोलोगे नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही स्लाइडिंग फ्रिक्शन में इसीलिए फ्रिक्शन कम लगता है। क्यों? रीज़न क्या है, एक्चुअली रीज़न क्या है कि बॉडी मूविंग में रहता है, तो इरेगुलरिटीज़ को लॉक होने में टाइम ही नहीं मिलता, और इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन में। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, टाइम मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, इसलिए एनफ टाइम मिल जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, क्या करने के लिए, इरेगुलरिटीज़ को लॉक हो जाने के लिए। ओके, इसीलिए ऐसा होता है। So this is the end of this topic and also the video.